So welcome to this new lecture on regeneration. ये रीजनरेशन का थर्ड पार्ट है. इससे पहले हमने लिम्ब रीजनरेशन किया था. आज लेंस और टेल रीजनरेशन की बात करेंगे. ये जो रीजनरेशन है लेंस का या फिर टेल का, ये एपिमॉर्फिक तरह का रीजनरेशन होता है और इस रीजनरेशन के अंदर मिसिंग पार्ट्स का रिकंस्ट्रक्शन होता है जो ब्लास्टीमा फॉर्मेशन की वजह से होता है और इसके साथ ही एडिशनल पार्ट्स उस पीस के साथ ऐड हो जाते हैं. लिम्स हो या टेल हो या लेंस हो, एन्यूरन्स में और यूरोडेल में मतलब एम्फीबिया वर्ग में इसी तरह से रीजनरेशन होते हैं. सबसे पहले बात करते हैं टेल रीजनरेशन की. तो ये आम तौर पे देखा गया है कि अगर किसी छिपकली को अप्रोच किया जाए तब छिपकली अपनी पूंछ को छोड़ करके भाग जाती है या सेल्फ एम्प्यूट कर देती है. ऑटोमेटिक ऑटोटोमी हो जाती है और पूंछ कट जाती है. थोड़ी देर तक उस पूंछ के अंदर हलचल आपको दिखेगी, बाद में वो भी शांत हो जाएगी और यही छिपकली कुछ टाइम बाद, कुछ महीने के अंदर ही ये वापस से अपनी पूंछ उगा लेगी. सो दिस इज़ व्हाट रीजनरेशन इज़. द लॉस्ट टेल इज़ रीजनरेटेड, वापस से आ जाती है. अब ये टेल कितनी हद तक पुरानी या ओरिजिनल टेल के बराबर है ये डिपेंड करता है. काफ़ी टाइम तो काफ़ी हद तक रीजनरेटेड टेल या पूंछ अपनी ओरिजिनल पूंछ के जैसी होती है. थोड़े से डिफरेंसेस होंगे, वो हम इसी के अंदर बात कर लेंगे. सो वी टॉक अबाउट रीजनरेशन ऑफ टेल इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. एम्फीबिया में ये जो टेल है, रीजनरेटेड टेल, इसमें वर्टिब्रे नहीं होती और इसमें एक ट्यूब, कार्टिलेज की ट्यूब बनती है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड आता है और साथ ही एपिथेलियल सेल्स लाइन करती हैं जो सेंट्रल कैनाल की होती हैं. पहले जैसे ही एम्प्यूटेशन होता है उसके तुरंत बाद कुछ सेल्स उस घाव के पास इकट्ठी हो जाती है और इनके साथ कनेक्टिव टिश्यू, डर्मिस, मसल, एडिपोज टिश्यू और ये सब भी सोर्स रहते हैं पूंछ के वापस से रीजनरेट करने के लिए. नॉन नर्वस एलिमेंट्स पूंछ के पीछे के हिस्से से, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट होएगी वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और मसल्स, कार्टिलेज एट्सेट्रा बना लेते हैं. डॉर्जली ये पूरा जो स्ट्रक्चर है पीछे की तरफ ग्रो करता है और पूंछ पूरी तरह से बन जाती है. रेप्टाइल्स के अंदर जैसे कि छिपकली में ये जो रीजनरेटेड पूंछ है ये बहुत इम्परफेक्ट होती है. मतलब ये ओरिजिनल पूंछ की तरह नहीं होती क्योंकि इसके अंदर वर्टिब्रे नहीं होता. पहली बात, वर्टिब्रे अपनी जगह पे नहीं होते या होते ही नहीं है. और इसके अंदर जो पूंछ बनती है वो एक कार्टिलेज की पूंछ बनती है, एक अनसेगमेंटेड कार्टिलेज की ट्यूब की जैसी पूंछ होती है. इस ट्यूब के अंदर ये जो रीजनरेटेड स्पाइनल कॉर्ड है इसका भी पोर्शन होता है और साथ ही में सेंट्रल कैनाल लाइन करती हुई सेल्स ये भी होती है. ये डायग्राम है जिसे बता रहे हैं. फर्स्ट डायग्राम जो ऊपर है उसमें छिपकली किस प्रकार इसकी पूंछ कट गई है और इन द नेक्स्ट डायग्राम यही पूंछ वापस से ग्रो करके रीजनरेटेड पूंछ बन चुकी है. टैडपोल्स और सैलमेंडर्स ये भी अपनी पूंछ को रिप्लेस कर सकते हैं या रीजनरेट कर जाते हैं. टैडपोल की जो पूंछ है इसमें एक स्टिफ रॉड होती है जिसको नोटोकॉर्ड कहते हैं, सपोर्ट के लिए होती है, जबकि सैलमेंडर के अंदर बैकबोन होती है जो वर्टिब्री की बनी रहती है. दोनों की पूंछें स्पाइनल कॉर्ड अपने अंदर कंटेन करती हैं. दे कंटेन अ स्पाइनल कॉर्ड. जब सैलमेंडर की पूंछ रीजनरेट होती है तब स्पाइनल कॉर्ड पीछे की तरफ ग्रो करता है और साथ में नर्व सेल गैंग्लिया डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं या विभेदन हो जाती है. टैडपोल भी अपनी पूंछ को वापस से ग्रो कर लेते हैं और स्पाइनल कॉर्ड ग्रो करता है, लेकिन एसोसिएटेड गैंग्लिया उसमें ग्रो नहीं करता. ये डिफरेंस है टैडपोल और सैलमेंडर की पूंछ के रीजनरेट करने में. अगर स्पाइनल कॉर्ड इसमें से हटा दिया जाए या फिर सैलमेंडर में से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तब कोई भी टेल रीजनरेट नहीं करेगी. और अगर ये टैडपोल के अंदर से हटा दिया जाए तो रीजनरेशन हो सकता है. इसका मतलब दोनों के पूंछ की रीजनरेशन में, टैडपोल और सैलमेंडर के पूंछ की रीजनरेशन में थोड़ा सा डिफरेंट तरीका फॉलो होता है. छिपकली भी अपनी पूंछ रीजनरेट कर लेती है और इनका जो मैकेनिज्म है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है कि वो अपनी पूंछ का ऑटोलाइसिस करती है, ब्रेक कर देती है अपनी ओरिजिनल टेल और थोड़े टाइम बाद ये वापस से
और वापस से उगाती है। वो ये इसलिए करती है कि वो उसका एनिमी अप्रोच करता है या उसका कोई दुश्मन वो अप्रोच करता है, तब वो अपनी पूंछ को तोड़ देती है। ये ध्यान बटाने वाला एक्शन है। दुश्मन का ध्यान उस कटी हुई पूंछ पर आ जाता है और छिपकली भाग जाती है। जब छिपकली की पूंछ रीजनरेट करती है तो ये अपने सेगमेंटल वर्टिब्री को रिप्लेस नहीं करती, बल्कि वहाँ पे एक लंबी सी पतली सी नुकीली कार्टिलेज ट्यूब डेवलप हो जाती है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी होता है और बाहर कुछ मसल्स भी होती है। स्पाइनल कॉर्ड ये जो छिपकली की पूंछ का ये तो ज़रूरी है रीजनरेशन के लिए, लेकिन रीजनरेटेड जो पूंछ है वो खुद गैंग्लिया प्रोड्यूस नहीं करती और ना ही उसके साथ एसोसिएटेड रहती है। तो इस प्रकार एक पूंछ जब छिपकली की कट जाती है तो वो ज़रूर उग जाती है, लेकिन उसका आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है और वो ओरिजिनलिटी से थोड़ा दूर होती है। इसी सीक्वेंस में बात करते हैं लेंस के रीजनरेशन की। तो ये भी एक एपिमॉर्फिक रीजनरेशन है। यूरोडेल्स के अंदर लेंस के रीजनरेशन की एक खासियत है कि वो टिश्यू जो लेंस को बनाता है आमतौर पे एम्ब्रियोनिक लाइफ में, वो रीजनरेटेड लेंस नहीं बनाता। इस प्रकार सैलामेंडर में लेंस आइरिस की डॉर्सल एपिथेलियम से बनता है। एम्ब्रियो में कॉर्निया की बाहरी लेयर यानी कि बॉडी एक्टोडर्म से बनता है और ये आई कप इसको इंड्यूस करता है। और इसके ऑपोजिट ज़ीनोपस लेविस में ये कॉर्निया एपिथेलियल सेल्स की बेसल लाइनिंग जो कॉर्नियल एपिथेलियम की है वहाँ से रीजनरेट करता है। तो ये है थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में। लेंस रीजनरेशन के लिए स्टिमुलस की ज़रूरत होती है और सबसे अच्छा स्टिमुलस होता है एम्पुटेशन। जब भी लेंस को हटाया जाता है तभी नया लेंस डेवलप होता है। बिना ओरिजिनल लेंस हटाए नया लेंस डेवलप नहीं होता है। कॉर्निया या आइरिस तभी नए लेंस का निर्माण करते हैं जब ओरिजिनल या मूल लेंस निकाल दिया जाता है। अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेज है रीजनरेशन के समय होने वाले परिवर्तन। कुछ ऐसे नोट किए जा सकते हैं कि यूरोडेन एनिमल्स में यूरोडेल्स के अंदर बिना लेंस के ये जो डॉर्सल आइरिस एपिथेलियम है ये डीपिगमेंटेड होने लग जाती है और एक लेंस वेसिकल का निर्माण करती है। इस प्रकार ये जो मेलानिन रखती हुई पिगमेंटेड सेल्स होता है इनका डी डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। लेंस वेसिकल के ये डीपिगमेंटेड होने के बाद ये लेंस वेसिकल की दोनों सरफेसेस या दोनों सतह तेजी से डिवाइड करने लगती हैं। बोथ द लेयर्स ऑफ दिस लेंस वेसिकल स्टार्ट डिवाइडिंग। इस समय लेंस वेसिकल की इंटरनल जो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम लेयर है वो डिवाइड करती है। कुछ टाइम बाद डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाता है और लेंस फाइबर्स का निर्माण हो जाता है। लोअर लेयर अभी भी एक उभार के रूप में दिखाई देती है। इस समय ये जो लेंस है इसके डिफरेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनको टोटलिटी में गामा क्रिस्टलाइंस कहा जाता है। लेंस को पूरी तरह से डेवलप करने के लिए कुछ दिन तक लेंस के ये जो आइरिस है इसके साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहना पड़ता है। बाद में अगर आइरिस हटा दिया जाए तो भी लेंस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। इस प्रकार लेंसेक्टोमी के बाद या अगर किसी इंसिशन देकर लेंस हटा दिया जाए या लेंस किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाए तो वापस से एक नया लेंस देखने को मिल जाता है। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं लेंस के डेवलपमेंट की। ये पहला डायग्राम आपको दिख रहा है जिसमें लेंस पूरी तरह से दिख रहा है। एक इंसिशन मारा जा रहा है डॉर्सल आइरिस में और लेंस को निकाल दिया जा रहा है। सेकंड डायग्राम के अंदर आप देखिए उसके अंदर कोई लेंस नहीं है। जैसे जैसे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ डायग्राम आप देखते हैं वैसे आप देखना नया लेंस बनना स्टार्ट हो जाता है और प्रोसेस वही था जो अभी बात किया था। तो द थर्ड डायग्राम हैज़ अ वेरी स्मॉल लेंस फाइबर। वो बढ़ते बढ़ते फोर्थ डायग्राम तक आया और फिफ्थ डायग्राम तक आते आते लेंस पूरी तरह से फॉर्म हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ लेंस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। नाउ ये जो रीजनरेशन है दिस इज़ अफेक्टेड बाय डिफरेंट पाथ। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रीजनरेशन को
अफेक्ट करते हैं। ये कारक अलग अलग स्टेजेस में हम स्टडी कर सकते हैं। इससे पहले लेंस या रीजनरेशन के साथ नर्व्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको स्टडी कर लेते हैं। रीजनरेशन में नर्व्स या न्यूरॉन्स का रोल इन कुछ पॉइंट्स के साथ स्टडी किया जा सकता है कि रीजनरेशन के लिए न्यूरॉन्स की ज़रूरत तो होती है, न्यूरॉन्स आर रिक्वायर्ड या नर्व्स आर रिक्वायर्ड, स्पेशली रीजनरेशन के बडिंग फॉर्मेशन की तरफ। रीजनरेशन के लिए बड होना ज़रूरी है। इस बड को बनने के लिए नर्व कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार बड का निर्माण हो जाता है और डिफ्रेंसिएशन शुरू हो जाता है तो फिर नर्व्स की ज़रूरत नहीं रहती। मतलब नाउ इवन इफ़ यू रिमूव द नर्व्स, रीजनरेशन ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर जाएगा क्योंकि स्टिमुलस मिल चुका है। नर्व डिपेंडेंसी ऑफ रीजनरेशन, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर एरिया वाली नर्व ही रीजनरेट करेगी वो पर्टिकुलर ऑर्गन। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी नर्व का सप्लाई अगर रीजनरेशन में रहता है तो भी वो पर्टिकुलर ऑर्गन डेवलप हो जाएगा। दैट ऑर्गन इज़ अ लेंस और दैट ऑर्गन इज़ अ लिम्ब, या कोई भी ऑर्गन या पूंछ है। अगर किसी भी तरह का नर्व कनेक्शन स्थापित कर दिया जाए तो रीजनरेशन हो जाता है। सो नर्व डिपेंडेंसी ऑफ रीजनरेशन, दिस इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पर्टिकुलर नर्व। और ऐसा भी माना गया है कि जब स्टिमुलस का आदान प्रदान नहीं होता तब भी अगर कोई केमिकल फैक्टर सप्लाई कर दी जाए जिससे कि नर्वस कनेक्शन का आभास हो जाए तो भी इस फैक्टर को हम न्यूरोट्रोफिक फैक्टर कह सकते हैं। इस न्यूरोट्रोपिक फैक्टर की वजह से जो केमिकल स्टिमुलस मिलता है वो स्टिमुलस भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को रीजनरेट करने के लिए काफ़ी माना जाता है। और ये भी पाया गया है कि अगर रीजनरेशन कर सकने वाले जो ऑर्गन्स हैं उनको एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही उनका नर्व कनेक्शन हटा दिया जाए या नर्व के अभाव में इनको डेवलप किया जाए, दिस टाइप ऑफ अ डेवलपमेंट इज नोन एज ए न्यूरोजेनिक, तो वो बिना ही नर्व सप्लाई रीजनरेट भी कर लेते हैं। दैट मीन्स इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ इफ यू कट डाउन द नर्व कनेक्शन एंड यू मेक इट डेवलप विदाउट न्यूरल सपोर्ट, तो रीजनरेशन के टाइम भी वो बिना नर्व सपोर्ट के डेवलप हो जाएगा। सो दीज वर सम पेक्यूलियरिटीज इन विच रीजनरेशन एंड नर्व्स वर टुगेदर कंसर्न। इसको हटा के अब नेक्स्ट बात करते हैं रीजनरेशन के को टोटल में अफेक्ट करते हुए कारक। रीजनरेशन डिफरेंट पाथ से अफेक्ट हो सकता है, कोई इंटरनल कारण भी हो सकता है, एक्सटर्नल कारण भी हो सकता है। इंटरनल कारण तो जैसे अभी डिस्कस किए ही जा चुके हैं। एक्सटर्नल कारण में ग्रेविटी, लाइट, केमिकल चेंजेस, प्रेशर, स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन, पोलैरिटी, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल कारण में आ सकते हैं। नाउ इसमें डिस्कस करते हैं पहला टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रीजनरेशन पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट में आने के बाद अगर टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाया जाए तो रीजनरेशन नेगेटिव हो जाता है या इट डज़ नॉट टेक प्लेस या इट टेक्स प्लेस वेरी स्लोली। जैसे किसी नॉर्मल डेवलपमेंट करते हुए ये रीजनरेशन पर अगर टेम्परेचर 29 से 31 कर दिया जाए तो मे बी इट डेवलप्स, लेकिन बियॉन्ड दैट डेवलपमेंट सीज कर जाएगा या रुक जाएगा। दूसरा फैक्टर हो सकता है भोजन। तो ये भोजन के अभाव में अगर रीजनरेशन करा जाए तो डेफिनेटली रीजनरेशन तो हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर भोजन ना मिले तो रीजनरेशन भी ना होगा, भोजन के अभाव में भी रीजनरेशन हो जाता है। ये ज़रूर हो सकता है कि जो रीजनरेटेड पार्ट है वो पहले से ओरिजिनल पार्ट से कमज़ोर या छोटा हो। तीसरा फैक्टर है ऑक्सीजन का। तो ऐसा माना जाता है सीलेंट्रेट की हाइड्रोइड जो कॉलोनीज़ हैं उसके अंदर देखा गया है कि ऑक्सीजन की अगर अमाउंट बढ़ जाता है तो ये जो बड्स हैं इनकी लंबाई भी बढ़ जाती है। सो इट फैसिलिटेट्स रीजनरेशन। नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रिक करंट। और ऐसा पाया गया है कि जो कम वोल्टेज का डीसी है, डायरेक्ट करंट, ये रीजनरेशन को बढ़ाता है, बहुत कम वोल्टेज का।
और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है विटामिन ए, जो हम बाहर से सप्लाई करते हैं, या रेटिनॉल जिसको कहते हैं। विटामिन ए को आम तौर पे रीजनरेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और ऐसा भी देखा गया है कि जब एम्पुटेशन हो जाता है बुफो या मेंढक के अंदर, तब एम्पुटेशन के 3 दिन तक अगर उस पर्टिकुलर बर्ड वाले एरिया में विटामिन ए का सोल्यूशन लगाया जाए तो ऑटोमेटिकली वो डेवलप कर जाएगा। इसी तरह से विटामिन ए के बारे में, के डेवलपमेंट के बारे में, या विटामिन ए के रीजनरेशन में हेल्प करने के बारे में लेंस के साथ भी प्रयोग किए गए हैं। और जस्ट विटामिन ए के सप्लाई करने के साथ साथ बहुत कम मात्रा में विटामिन ए की जब डोज सप्लाई की जाती है तो लेंस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। ऑफ कोर्स डॉर्सल आइरिस तो उसके पीछे है ही, लेकिन फिर भी विटामिन ए बीइंग एक्सटर्नल सोर्स helps in the regeneration of lens, and it takes place in a much quick manner and in a much quick time as compared to without it. कई स्पीशीज़ के अंदर लेंस रीजनरेशन, लिम्ब रीजनरेशन, टेल रीजनरेशन एक आदत सी है, मीन्स द पर्टिकुलर एनिमल थ्रू आउट द लाइफ कीप्स रीजनरेटिंग दीज पर्टिकुलर ऑर्गन्स। कुछ एनिमल्स पूरी लाइफ भर ये ऑर्गन्स रीजनरेट करते रहते हैं। बात केवल स्टिमुलस की होती है, और ये स्टिमुलस तभी मिलता है जब उस ऑर्गन में या उन ऑर्गन्स में इंजरी हो जाती है, या वो कट जाते हैं, या उनका एम्पुटेशन हो जाता है। सो विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर ऑन रीजनरेशन. सो नेक्स्ट टाइम we'll start with another chapter on development biology. Thank you.